3 जनवरी 2020 रात का वक्त। बगदाद एयरपोर्ट पर एक कार चल रही थी और अचानक आसमान से एक अमेरिकन ड्रोन ने मिसाइल दाग दी। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था, वो था जनरल कसीम सोलेमानी, ईरान का सबसे पावरफुल मिलिट्री कमांडर, जिसे ईरान में लोग हीरो मानते थे और अमेरिका उसे दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत आखिरकार हुई कहां से थी? इजराइल इसमें कहां फिट होता है और क्या ये दोनों देश कभी दोस्त भी थे? दोस्तों, ये कहानी है 70 साल पुरानी। इसमें सीआईए का एक सीक्रेट मिशन, एक गिराई गई सरकार, 290 मासूमों की जिंदगी और एक न्यूक्लियर डील जो तोड़ दी गई और एक ऐसी प्रॉक्सी वार जो आज भी जारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बिगिनिंग से। ये बात है 1900 की शुरुआत की। उस वक्त ईरान पर दो बड़ी ताकतें नजर गड़ाए बैठी थी, ब्रिटेन और रशिया। ब्रिटेन ने ईरान का तेल अपने कंट्रोल में ले रखा था एक कंपनी के थ्रू, एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी, जो आज बीपी के नाम से जानी जाती है। ईरान का तेल निकालो, मुनाफा ब्रिटेन ले जाए और ईरान को मिले सिर्फ रुपए। ये था उस वक्त का सिस्टम। अब इस सिचुएशन में अमेरिका कहां था? एक्चुअली उस वक्त ईरान और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे थे। ईरानियंस अमेरिका को एक न्यूट्रल पावर मानते थे, जो ब्रिटेन और रशिया जैसा कॉलोनियल नहीं था। लेकिन फिर 1950 में ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ईरान में एक लीडर आया, डॉक्टर मोहम्मद मोजादेक। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ब्रिटेन की नींद उड़ा दी। मोजादेक ने अनाउंस किया, ईरान का तेल ईरान का होगा। उन्होंने पूरी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। ईरान में जश्न मनने लगा, लेकिन लंदन में तूफान आ गया। ब्रिटेन ने अमेरिका से हेल्प के लिए कहा और कहा कि ईरान कम्युनिस्ट हो सकता है और सोवियत यूनियन के हाथों में चला जाएगा, और अमेरिका मान गया। अगस्त 1953 में सीआईए ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन एजेक्स। इसमें सीआईए ने क्या किया? ईरान के अंदर फेक प्रोटेक्टर खड़े किए, मीडिया को खरीद लिया, प्रोपोगेंडा फैलाया, मिलिट्री ऑफिसर को पैसे दिए गए और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरा दिया। मोजादेक को गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट में डाल दिया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। और उनकी जगह पे अमेरिका ने बिठाया शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को, एक ऐसा डिक्टेटर जो अगले 26 साल तक ईरान पर राज करेगा। शाह ने बनाई सावक, एक सीक्रेट पुलिस सर्विस जिसने ट्रेन किया सीआईए और इजराइल की मोसाद ने। सावक ने हजारों ईरानियंस को टॉर्चर किया, गायब किया, मारा। कोई बोले तो जेल में डाल दो, कोई लिखे तो उसको गायब कर दो। और यहाँ पहली बार इजराइल इस कहानी में एंटर करता है। ये सुनकर शायद आपको थोड़ा शॉक भी लग सकता है, लेकिन इजराइल और ईरान कभी बेस्ट फ्रेंड होते थे। शाह के टाइम में ईरान इजराइल का सबसे बड़ा मुस्लिम एलाई था। दोनों के बीच सीक्रेट मिलिट्री कोऑपरेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी। ईरान इजराइल को तेल भी बेचता था एक सीक्रेट पाइपलाइन के थ्रू। सावक और मोसाद मिलकर काम करते थे। दोनों का एक कॉमन एनिमी था, अरब नेशनलिज्म और सोवियत यूनियन। ये एक पेरीफेरी डॉक्ट्राइन थी इजराइल की, अरब दुश्मनों को घेरने के लिए। नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज से दोस्ती कर। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया, जब अयतुल्ला खमीनी आए और उन्होंने कहा इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है, फलस्तीन की जमीन पर इसने कब्जा किया हुआ है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। खमीनी ने इजराइल एम्बेसी बंद करवा दी और वो बिल्डिंग पीएलओ को दे दी। पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। उसी दिन से ईरान ने पैलेस्टीन को उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी का कोर हिस्सा बना लिया और इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब समझिए कि ये ट्रायंगल कैसे बना। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा एलाई, इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन। इसलिए अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल हमेशा कैटलिस्ट का काम करता है। 1979 में ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, नारा लगा रहे थे कि शाह मस्ट गो, अमेरिका मस्ट गो। 26 साल की डिक्टेटरशिप, सावक का टॉर्चर, बढ़ती इनइक्वालिटी, सबका गुस्सा फूट पड़ा। शाह को भागना पड़ा, पहले इजिप्ट, फिर मोरक्को, फिर अमेरिका ने उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आने दिए। ये ईरान के लिए एक बेइज्जती थी। उन्हें लगा अमेरिका शाह को वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन जैसा 1953 में किया था, 4 नवंबर 1979 को ईरानियन स्टूडेंट ने यूएस एम्बेसी पर धावा बोल दिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट को होस्टेज बना लिया गया और यह होस्टेज क्राइसिस चली थी 444 दिन तक। अमेरिका ने इसके लिए एक रेस्क्यू मिशन भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गया। हेलीकॉप्टर डेजर्ट में क्रैश हो गए, 8 अमेरिकन सोल्जर मारे गए। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी इंसल्ट थी और इसी दिन से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गए। आज तक भी कोई एम्बेसी नहीं है।
1980 तक रेवोल्यूशन से ईरान उबर भी नहीं पाया था कि सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। ये बात 8 साल तक चली, 1980 1988 तक, और इसमें अमेरिका ने ओपनली सद्दाम का साथ दिया। ये फोटोज देखिए, 1983 बगदाद। ये है डोनाल्ड रॉमशेल्ड, जो बाद में इराक वार के आर्किटेक्ट बने, सद्दाम से हाथ मिलाते थे। अमेरिका ने इराक को दिया था सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक एड, मिलिट्री इक्विपमेंट, यूएन में डिप्लोमेटिक कवर, और सबसे खतरनाक बात, जब सद्दाम ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था ईरानियन सोल्जर पर, मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट, तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा था। 5 लाख से 10 लाख ईरानियंस मारे गए थे इस लड़ाई में। ईरान इसे कभी नहीं भुला पाया। सबसे दर्दनाक चैप्टर अभी बाकी था। 3 जुलाई 1988 ईरान एयर फ्लाइट 655, एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन जिसमें 290 लोग बैठे हुए थे, जिसमें 66 तो केवल बच्चे ही थे। अमेरिकी नेवी शिप यूएसएस विंगसेनस ने इस प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया। अमेरिका ने कहा था कि एक्सीडेंट था, हमने फाइटर जेट समझ के उस पर एक्शन लिया था, लेकिन उस पर सॉरी कभी नहीं बोला गया। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि आई विल नेवर अपोलोजाइज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 290 मासूम इसमें मारे गए थे। ईरान इसे आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा अपराध मानता है। अब आगे इजराइल का एंगल और भी डीप हो जाता है। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर इन्वेजन किया। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हिजबुल्लाह, जो साउथ लेबनान में इजराइल से लड़ सके। ईरान ने फलस्तीन में हमस और इस्लामिक जिहाद को भी सपोर्ट देना शुरू किया। ये सब करके ईरान एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार कर रहा था, ए नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमस और इस्लामिक जिहाद गाजा में, हुथीस यमन में, सिया मिलिटेयाज इराक में, और ग्रुप्स इन सीरिया। ईरान का लॉजिक बहुत ही सिंपल था कि हम डायरेक्टली अमेरिका और इजराइल से नहीं लड़ सकते, तो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू ही लड़ेंगे। तो अमेरिका इजराइल का लॉजिक था, ईरान रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। 1983 में बैरूत बैरक्स बॉम्बिंग में हिजबुल्लाह ने यूएस मरीन बैरक्स पर अटैक किया। 241 अमेरिकन मरीन मारे गए। यह अटैक आज भी अमेरिका के मेमोरी में जिंदा है। और फिर आया वो इशू जिसने सब कुछ और खतरनाक बना दिया, न्यूक्लियर वेपन। 2002 में किसी तरह से अमेरिका को पता लग गया कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। नातांज में एनरिचमेंट प्लांट, इराक में हैवी वाटर रिएक्टर बना रहा है। ईरान वाला ये एक सिविलियन प्रोग्राम है और एनर्जी के लिए है। अमेरिका और इजराइल ने इनको क्लियर बोल दिया कि आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, और यहाँ एक डबल स्टैंडर्ड है जो ईरान हमेशा पॉइंट आउट करता है। ईरान कहता है इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा, और हम सिविलियन प्रोग्राम चला रहे हैं, हम पर सैंक्शन लगाया जा रहा है। 2013 में एक ऐसी उम्मीद जगी, ईरान में मॉडरेट लीडर हसन रूहानी आए और अमेरिका में बराक ओबामा ने डायलॉग का रास्ता चुना। 2 साल की इंटेंस नेगोशिएशन के बाद 2015 में JCPOA न्यूक्लियर डील साइन हुई। ईरान ने एग्री किया यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% तक ही लिमिट में रहेगा, सेंट्रीफ्यूज 2/3 कम करेगा, IAEA इंस्पेक्शन अलाउ करेगा। बदले में उन पर सारे सैंक्शन हटाए जाएंगे, ईरान के फ्रोजन एसेट रिलीज होंगे, ट्रेड नॉर्मलाइज किया जाएगा। और IAEA ने कंफर्म भी किया था कि ईरान डील फॉलो कर रहा है। लेकिन इस डील के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे इजराइल के PM बेंजामिन नेतान्याहू, जिन्होंने यूएन में ईरान बॉम्ब डायग्राम दिखाकर डील के खिलाफ कैंपेन चलाया। सऊदी अरबिया ने ईरान का रीजनल राइवल दिखाया, रिपब्लिकन पार्टी, जिन्होंने इस वर्स्ट डील एवर बताया। नेतान्याहू ने ओपनली कहा था कि यह डील ईरान को बॉम्ब बनाने का रास्ता दे रही है। और फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। 8 मई 2018 को ट्रंप ने JCPOA से यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया और कहा दिस वाज द वर्स्ट डील एवर नेगोशिएटेड। ईरान डील फॉलो कर रहा था, IAEA ने वेरीफाई भी किया था, यूरोप ने इसका अपोज किया, लेकिन ट्रंप ने डील तोड़ दी और शुरू हुआ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। ऑयल एक्सपोर्ट 2.5 मिलियन, 5 लाख बैरल पर डे। बैंकिंग सिस्टम से काट दिया करेंसी कैश। ईरानियन रियाल की वैल्यू 70% तक गिर गई। कॉमन ईरानियंस को मेडिसिन और फूड की शॉर्टेज हो गई। ईरान ने कहा अगर तुम डील तोड़ोगे तो हम भी लिमिट तोड़ेंगे। ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू किया, 3.67 से 60%, और वेपन ग्रेड 90% के करीब पहुंच गया। तो फिर वो रात आई 3 जनवरी 2020। अमेरिका ने जनरल सोलेमानी को बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक से उड़ा दिया। ईरान का रिस्पांस 8 जनवरी 2020 को आया। ईरान ने इराक में यूएस बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 100+ अमेरिकन सोल्जर्स को ब्रेन इंजरीज हुई। लेकिन उसी रात एक ट्रेजेडी हुई। ईरान ने गलती से यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 752 को शूट डाउन कर दिया और इसमें 176 लोग मारे गए।
उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया। 1200 प्लस इजरायली मारे गए। इसराइल ने गाजा पर डिवास्टेटिंग मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने हमास को फंड किया है, ट्रेन किया है और वेपन दिया है, और फिर ईरान का पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिवेट हो गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागे। हुतीज ने रेड सी में शिप्स पर अटैक शुरू किए। ग्लोबल शिपिंग डिसरप्ट हो गई। इराकी मिलिटेंट्स ने यूएस बेसिस पर 150 बार अटैक किया। पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इसराइल पर अटैक किया था। 300 प्लेट ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की थी। ज्यादातर अमेरिका और एलाइज की मदद से इंटरसेप्ट हो गई। इसराइल ने जवाब दिया। ईरानियन मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक की। ये पहली बार था जब ईरान और इसराइल डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। तो अब इससे एक पूरी पिक्चर बना के देखते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट को एक इवेंट की वजह से नहीं है, ये 70 साल की एक लेयर बनी हुई है जिससे ये पूरा अटैक प्लान हो रहा है। 1953 में अमेरिका ने डिप्लोमेसी गिराई। 53 से 79 तक डिक्टेटर को सपोर्ट किया। 1979 में रिवॉल्यूशन होस्टेज क्राइसिस हुआ। 80 से 88 में सद्दाम को सपोर्ट किया गया। केमिकल वेपन को इग्नोर किया गया। 88 में 290 सिविलियन मारे गए। 2001 में ईरान ने अफगानिस्तान में हेल्प की, बदले में एक्सिस ऑफ सिविल मिला। 2003 में ईरान का पीस प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। 15 में न्यूक्लियर डील हुई, 18 में तोड़ दी गई। 20 में सोलेमानी को मार दिया गया। 24 में डायरेक्ट ईरान इजराइल कॉन्फ्रंटेशन हो गया और अमेरिका कहता है ईरान टेररिस्ट ग्रुप फंड करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ईरान कहता है अमेरिका ने हमारी डेमोक्रेसी तोड़ी है, डिक्टेटर को बिठा दिया, हमारे दुश्मन को केमिकल वेपन दिए और हमारा सिविलियन प्लेन गिराया, डील भी तोड़ दी, जनरल को मार दिया और इजराइल को अनलिमिटेड सपोर्ट देता है जो पैलेस्टीन पर अत्याचार करता है। और बीच में है इजराइल, अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई, ईरान का बिगेस्ट एनिमी। जब तक ये ट्रायंगल है, पीस लगभग इम्पॉसिबल है। सबसे ट्रेजिक बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? ना वॉशिंगटन के पॉलिटिशियन, ना तेहरान के अयतुल्ला, ना इजराइल के लीडर। सफर करता है आम आदमी, ईरानियन, जिन्हें सैंक्शन की वजह से मेडिसिन नहीं मिलती, अमेरिकन सोल्जर जो प्रॉक्सी वॉर में मरते हैं, फिलिस्तीन और लेबनीज सिविलियन जो बीच में फंसे हुए। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब पावरफुल कंट्रीज अपने मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते, जब डायलॉग की जगह सैंक्शन और ड्रोन स्ट्राइक चुने जाते हैं, तो नतीजा हमेशा और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगली बार जब भी आप न्यूज में यूएस से ईरान टेंशन देखें तो याद रखिए ये कल की कहानी नहीं है, ये 1953 से शुरू हुई थी और जब तक दोनों साइड अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये खत्म भी नहीं होगा।